Question number 4. So state whether each of the following statements are true or false. If this statement is false, rewrite the given statement correctly. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहला पार्ट देखते हैं. तो P इज इक्वल्स टू M कॉमा N है और Q है N कॉमा M. ठीक है, तो P क्रॉस Q होगा. यस, तो P क्रॉस Q, बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है आपको P और Q का. तो P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, यहाँ पर दो दो एलिमेंट्स है. पहली बात तो क्या दिख रहा है आपको, P में भी दो एलिमेंट है, Q में भी दो एलिमेंट है. तो P क्रॉस Q में पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स. ठीक है ना. तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, MN आएगा. MN यहाँ पर प्रेजेंट है. क्या N कॉमा N भी एक एलिमेंट आएगा, लेकिन N कॉमा N तो हमें यहाँ दिख नहीं रहा है ना. तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज योर फॉल्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर N कॉमा N और M कॉमा M दो एलिमेंट्स नहीं है. ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिस्टेड ओवर हियर, बट द अदर 2 आर नॉट प्रेजेंट. यस ऋषिता, डू यू हैव एनी डाउट? सर थर्ड पार्ट. हाँ बेटा, मैं ठीक है, थर्ड पार्ट मैं सारी डिस्कस करा रहा था. एक बार देख लेते हैं हम लोग तीनों ही पार्ट्स को. फिर सेकंड क्या बोला था, A एंड B नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y such that X belong to A and Y belong to B. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारा? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और ये तो क्या है, आपकी डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, है ना. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B is defined in such way that it is the set of ordered pair of X, Y such that X belong to A and Y belong to B. So second statement is true. Now the third statement is, अगर A 1, 2 है, B 3, 4 है, तो आपको निकालना है क्रॉस A और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको B इंटरसेक्शन फाई के साथ. ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. तो मुझे बताओ कि किसी भी अगर सेट का आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हो बेटा, तो वो सेट किसके बराबर आ जाएगा? इसका मतलब इंटरसेक्शन का क्या मतलब ये होता था कि दो सेट्स का कॉमन एलिमेंट. तो यार फाई और बी का इंटरसेक्शन अगर लोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू फाई ओनली, राइट गाइस. किसी भी सेट का अगर आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इटसेल्फ फाई के बराबर, है ना. और फिर तो ये फाई के बराबर आ गया. अब ए का आप फाई के साथ अगर क्रॉस लोगे, तो अगर इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर से ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी ओनली इक्वल टू फाई इटसेल्फ, है ना. तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, आपका फाई के ही बराबर आ जाएगा. तो क्या मैं थर्ड ऑप्शन को ट्रू बोलूं? हाँ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा? Yes, sir. ऋषिता, नाउ इट इज क्लियर, यस सर. है ना बेटा. तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो बेटा, तो वो दिस ऑलवेज रिजल्ट इन एम्प्टी सेट इटसेल्फ, है ना. एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो एम्प्टी सेट आता है, और किसी भी सेट का अगर एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वो सेट खुद आ जाता है ना. these are two important, you can note it down. These are the properties of empty set, या फिर इसको जनरल हम अपने जजमेंट से भी बता सकते हैं ना. वरना इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन फाई के बराबर होता है और यूनियन उस सेट के ही बराबर होता है. ऑलराइट, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा. तो कल की क्लास में हमने पूछा कि अगर ए सेट आपको गिवन है, लेट सपोज 1, 2, एक दूसरा सेट बी आपको गिवन है सच दैट ए कॉमा बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स इज डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट. ए सेट में आएगा तो एक 1, ए एंड बी सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग टू योर सेट बी. तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या आ जाता था बेटा, 1, ए 2, ए 1, बी एंड 2. अब ध्यान से सुनना, है ना. इसके बाद आप ध्यान से सुनना, एक बार में ही आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा कि रिलेशन का क्या मतलब होता है. तो ये ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है. अब रिलेशन क्या है, तो अगर मैं रिलेशन को सिर्फ एक लाइन में इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, ये बस. अगर एक लाइन में मुझे रिलेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो रिलेशन क्या है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. इसका मतलब अगर आपको एक सेट ए गिवन है,
एक सेट बी गिवन है और आपको ए टू बी के रिलेशन फाइंड करने हैं, तो ए टू बी में एग्जिस्ट करने वाले रिलेशन किसके बराबर होंगे? तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है इसका कोई सा भी आप सबसेट ले लो। लेट सपोज मैं एक सबसेट लेता हूं इस सेट का 1 क्रॉस 1 कॉमा ए, ये एक सबसेट होगा क्या? अगर मैंने ये सेट बोला तो ये क्या होगा? दिस विल बी अ रिलेशन। कोई दूसरा अगर आपको सबसेट लेना है इसका तो मैं क्या ले सकता हूँ? 1 कॉमा ए कॉमा 2 कॉमा ए, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस सेट ए क्रॉस बी, सो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। कोई अगर आपको तीसरा रिलेशन लेना है R3 की 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा बी, तो ये भी क्या होगा बेटा? इसका रिलेशन होगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था उसके जितने भी सबसेट होंगे, है ना, एवरी सबसेट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सिंपली अगर हमें एक लाइन में रिलेशन को समझना हो ना तो हम क्या समझ सकते हैं? सर रिलेशन कुछ भी नहीं है, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बन रहे होंगे वो सारे के सारे ए से बी में एक रिलेशन ही बता रहे होंगे। तो यहाँ पर इस रिलेशन को जैसे हमने R1 बोल दिया, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है 1 कॉमा ए, तो ये एक रिलेशन है क्योंकि इसका सबसेट है 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो दिस इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज ऑल्सो रिलेशन। और इसके साथ आप जितने भी इसके सबसेट बना सकते हो टोटल, वो सारे क्या होने वाले हैं बेटा? आपके ए क्रॉस बी, वो ए से बी में हमें एक रिलेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन की डेफिनेशन आप समझने के लिए अपनी कॉपी में लिख लो। अगर ये एक लाइन आपको समझ में आ गई तो आपको रिलेशन हमेशा समझ में आ जाएगा कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस वन लाइन एंड देन आई मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा जो एडवांस डेफिनेशन है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो let me write down the definition of relation. So all of you note down this advanced definition of relation. So इसको आप नोट करो that a relation from non-empty set A to B is defined a relation from non-empty set A to non-empty set B is defined as the subset of Cartesian product A cross। ऑलराइट गाइस, तो ये एक डेफिनेशन है आपकी, है ना, अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू, इसको यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट बी भी लिख लो, है ना। ए और बी कैसे सेट होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। सो रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ये वही डेफिनेशन है जो यहाँ हमने एक लाइन में लिखी है। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सभी आपस में क्या होंगे? ए से बी में एक रिलेशन बता रहे होंगे आपको, है ना। अच्छा, किस किस को ये क्लियर है? रिलेशन की डेफिनेशन किस किस को क्लियर है? प्लीज क्लिक ऑन यस गाइस। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है यार, और हम तो एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। वैदिका, शुभांगी, प्लीज क्लिक ऑन यस if this is clear to you. Okay, great. तो सबको क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हम ए में बोलते थे कि अगर लेट सपोज ए ये सेट है आपका, है ना। मैं थोड़ा सा सेट्स में जा रहा हूँ, पहले चैप्टर में जाओ। पहले चैप्टर में ये बोल रहा हूँ मैं कि अगर एक सेट आपको ये गिवन है तो आप क्या बोलोगे? एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है बेटा? 4 है। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर कितने होने वाले हैं? अगर ए में 4 सेट हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते थे इसमें? मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, है ना। यहाँ पर n किसके बराबर है? 4। तो इसके टोटल कितने सबसेट एग्जिस्ट करेंगे बेटा? 16 सबसेट्स, है ना। इसके टोटल कितने सबसेट्स एग्जिस्ट करेंगे? 16 सबसेट्स। अच्छा, अब इस एग्जांपल पे आते हैं, अब हमारे रिलेशन की डेफिनेशन पे। तो हमने बोला ए ये था, बी ये था, ए क्रॉस बी आ गया। अच्छा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? तो एक ऑर्डर्ड पेयर को आप एक एलिमेंट मानते हो। कल ही हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन भी किया था, है ना। तो एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे लिए एक एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 4। तो मुझे बताओ ए क्रॉस बी के आप टोटल कितने सबसेट लिख सकते हो?
अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं तो क्या फिर से 2 to the power 4 16 सबसेट्स नहीं बना सकते क्या आप ए क्रॉस बी के, राइट? तो इसका मतलब, और हर सबसेट अपने आप में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। इसका मतलब फॉर दिस एग्जांपल वी विल से देयर विल बी 16 रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं हम। ए में 2 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट आए, तो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं सर? 2 to the power 4, दैट मींस 16 सबसेट्स पॉसिबल हैं। और हमने बोला कि हर सबसेट एक रिलेशन होता है ए टू बी। इसका मतलब यहाँ पर ए से बी में कितने रिलेशन पॉसिबल है बेटा? टोटल 16 रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। ऑलराइट, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए ए और बी देके कि टोटल बताओ भाई कितने रिलेशन एग्जिस्ट हैं, तो आप क्या करोगे? तो देखो इसको हम एक नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। लेट सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर m, number of elements in b are n, then can you tell me what will be the number of elements in a cross b? कल ही देखा था हमने, डायरेक्टली किसके बराबर होंगे? mn एलिमेंट्स हो जाएंगे, m into n, है ना? और अगर ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट हैं तो टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी को बेटा ऐसे डिफाइन करते हैं ना, ए टू बी मतलब ये ए से बी तक एक एरो लगा दिया, तो इसका मतलब है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे? क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2 to the power mn, है ना? mn एलिमेंट थे तो 2 to the power mn टोटल रिलेशंस होंगे, ठीक है? सो प्लीज नोट डाउन दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है ना? एन ए दे दिया और टोटल रिलेशन दे दिया, तो पूछ लिया कि एन बी बताओ बी में कितने एलिमेंट हो, या कुछ भी एक रिलेशन बना के दे दिया जा सकता है। सो दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग रिलेशन, ठीक है? अब रिलेशन का मतलब क्या है? तो रिलेशन हमने वही बोला कि जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले, देखो यहाँ पर जैसे अगर मैंने आपको बोला कि क्या एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे यही सेम ले लेते हैं कि ए और बी, तो छोटा ही सा एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर वही ले लिया 1, ठीक है ना? तो पहले आप क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बेटा क्या आ जाएगा? A,1, A,2, A,3, सॉरी आई एम सॉरी B,1 होगा ये बेटा, लेट मी राइट इट अगेन, इट विल बी B,1 एंड लास्ट वन विल बी B,2। ऑलराइट, तो ये 4 एलिमेंट बी में होंगे। अब इसके सारे सबसेट्स जो बनते हैं वो हर एक रिलेशन होगा। तो जैसे एक रिलेशन मैंने ये लिख दिया कि एक रिलेशन है सिंपली A,1 एलिमेंट का, है ना? सबसेट तो R क्या होगा? इट विल बी अ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने सिर्फ एक एलिमेंट लिया, तो ये अपने आप में एक रिलेशन होगा। तो अब इस रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर किसी भी रिलेशन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लिखा है, देखो ध्यान से देखो कि अगर किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी, है ना? इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अगर ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसका मतलब यह है कि पहला एलिमेंट जो है ए, वो बी के साथ क्या है? रिलेशन में है। ए इज रिलेटेड टू बी। और इसको कई कई बार ऐसा भी लिखा जाता है बेटा, ए आर बी। तो ए आर बी का क्या मतलब है? दैट ए इज रिलेटेड टू बी। ये तीनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना? आर इज इक्वल टू, अगर आपको एक सेट दिया है ए कॉमा बी, या फिर ऐसा लिखा है ए इज रिलेटेड टू बी या ए आर बी, तो इन सबका यही मतलब है कि पहला एलिमेंट ए दूसरे एलिमेंट बी के साथ क्या है? रिलेशन में। जैसे यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ए इज रिलेटेड टू 1 इन रिलेशन R1। अच्छा, फिर मैंने अगर R2 एक ऐसा रिलेशन बना दिया कि A,1 और B,1, ये 2 एलिमेंट है, तो यहां पर ये रिलेशन क्या हो जाएगा कि A इज रिलेटेड टू 1 एंड B इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1, है ना? A भी 1 के साथ रिलेशन में है और B भी क्या है? 1 के साथ रिलेशन में, ठीक है? तो ये इस तरह से रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं और ये उसका मीनिंग होता है। किस किस को अभी तक रिलेशन अच्छे से समझ में आ रहा है? सभी को? कोई डाउट है यहाँ पर किसी को भी? लेट मी अनम्यूट यू गाइस। यस, कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ मंजोत बोलो बेटा। अच्छा नो, ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं है शायद, है ना? चलिए, तो ये हमारा बेसिक रिलेशन की डेफिनेशन हो गई, है ना?
चलो अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। तो लेट्स सपोज बेटा ए आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, और बेटा बी आपको गिवन है 1, 2, 3। ऑलराइट, देन फाइंड a relation R. Find a relation R. So it will contain ordered pair A comma B such that uh, A minus B is greater than 0 such that A belongs to A and B belongs to B. तो देखो यहाँ पर हमने सेट में क्या पढ़ा था, सेट की दो फॉर्म होती है, रोस्टर और सेट बिल्डर। तो यहाँ पर रिलेशन भी क्या हो सकता है बेटा, आपको दो फॉर्म में गिवन हो सकता है। या तो मैं डायरेक्टली आपको ऐसे रोस्टर फॉर्म में दे दूं, ऑर्डर्ड पेयर को कॉमा से सेपरेट करके लिस्ट करके दे दिया, या फिर रिलेशन को मैं ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में दे सकता हूं। तो अब आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में ही गिवन है, एक प्रॉपर्टी दे दी है मैंने। अब आपको यहाँ से रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को मुझे लिख के बताना है कि ये रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो कैसे होना चाहिए, ए कॉमा बी के ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए माइनस बी 0 से बड़ा हो। ए कहां पर आए, ए बिलोंग्स टू योर सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू योर सेट बी। ऑलराइट गाइस, सो क्विकली डू इट। अच्छा चलो ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, नेक्स्ट वन आप लोग सॉल्व करिएगा बेटा। तो देखो आपको क्या बोला है, रिलेशन में ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, है ना, ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो अब लेकिन कैसे होना चाहिए कि ए माइनस बी क्या हो, 0 से बड़ा। तो देखो पहली बात तो अगर मैं आपसे ये बोलता कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप बोल सकते हो कि 4 into 2 सर 12 एलिमेंट, मतलब 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं। अब उन 12 में से हमारे रिलेशन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा जहां पर फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या 1, 1 हमारे रिलेशन में हो सकता है, नहीं, लेकिन हाँ 2, 1 तो हो सकता है हमारे रिलेशन में। ओके लक्ष्यता, या आई सॉ योर आपका आंसर आ गया, गुड। हाँ तो पहला एलिमेंट होगा बेटा 2, 1, ये हमारे रिलेशन में आ सकता है क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। क्या 2, 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 3, 1 हो सकता है, हाँ बिल्कुल 3, 1 सर हो सकता है। 3, 2 भी हो सकता है सर, लेकिन 3, 3 हो सकता है क्या, नहीं। फिर ऐसे ही सिंपली मैं बोल सकता हूँ 4, 1 कैन बी इन आवर रिलेशन, 4, 2 भी हो सकता है और 4, 3 भी हो सकता है। तो ये 6 एलिमेंट या 6 ऑर्डर्ड पेयर्स, these 6 ordered pairs can be in our relation। तो बस यही हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में गिवन है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में निकालना था और आपको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, है ना। तो इस टाइप से आपको प्रॉपर्टी की फॉर्म में गिवन होगा, आपको ए कॉमा बी के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, 2 is related with 1, 3 is related with 1, 3 is related with 2, 4 is related with 1, 4 is related with 2 and 4 is related with 3 फाइनली, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन आर हो जाएगा। एक सेट ए गिवन है आपको 1, 2, 3, 4, 5। एक सेट बी आपको गिवन है विच इज समथिंग लाइक दिस 1, 3, ठीक है, 1, 3 हो गया ये। और एक रिलेशन ए टू बी ऐसे डिफाइंड है दैट ए इज रिलेटेड टू बी if A is less than equal to B such that A belongs to A, B belongs to B, ठीक है, ये आपको गिवन है। Then you have to represent R कि R क्या होगा हमारा। ऑलराइट, तो इसका क्या मीनिंग है, मैंने आपको बताया था A is related to B if A is less than equal to B, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, ए बी के साथ कब रिलेट होगा, जब ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, ठीक है। जहां पर ए कहां से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू योर फर्स्ट सेट एंड बी बिलोंग्स टू योर सेकंड सेट, बी बिलोंग्स टू योर कैपिटल बी, इस सेट को बी बिलोंग कर रहा है। ओके, तो रिलेशन आर यहाँ पर से क्या आएगा, उसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर रिलेशन में हमारे ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं, है ना। और वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होने चाहिए, ताकि पहला एलिमेंट या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो
दूसरे एलिमेंट के, है ना। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आई वांट अ यस फ्रॉम एवरीवन गाइस। आप सभी को यस पे क्लिक करना आता है, आपके मोबाइल में है, तो अगर क्वेश्चन हो जाए तो यस पे क्लिक करो। सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, अगर हो रहा है, आपको समझ में आ गया है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन होगा, कॉन्फिडेंस है, तो यस पे क्लिक करो। ओके, 3 लोगों का आया अभी। ऋषिता, शुभांगी का भी आ गया। ओके, लक्षिता का भी आ गया है। ऋषिता व्हाट अबाउट यू बेटा, आपको आया? अच्छा, सभी का आंसर आ गया, गुड। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। एग्जैक्टली एक तरीके से पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो हम सिंपली, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आई थिंक आप सभी को आ गया होगा। सो आर सेट में हमारे कौन से ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं? तो क्या 1,1 हो सकता है? हाँ, क्योंकि 1 और 1 दोनों इक्वल हैं, पहला और दूसरा एलिमेंट इक्वल है, तो 1 इज रिलेटेड विथ 1, तो 1,1 हमारे रिलेशन में होगा। क्या 1,3 हो सकता है? बिल्कुल सर, बिकॉज इट इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, पहला एलिमेंट 3 से छोटा है दूसरे एलिमेंट से, तो ये भी आएगा। क्या 2,1 आ सकता है? नो, बट 2,3 कैन बी हियर। देन कैन 3,1 बी हियर? नो, लेकिन 3,3 आ सकता है। उसके बाद देखो ना 4,1 आ सकता है, ना 4,3, फिर ना 5,1 आ सकता है, ना 5,3। तो ये 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स सिर्फ हमारे इस रिलेशन आर में आने वाले हैं। ओके, ओनली दीज फोर ओनली दीज 4 ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इन आवर रिलेशन। तो आई होप ये सभी का आंसर सही होगा। ठीक है, तो एक सेट आपका ए गिवन है, बी आपको गिवन है 1 2 3 4। So R is a relation such that R is a relation of ordered pair x comma y such that y is equal to x is equal to y plus 1 by y, where x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, चलो बताओ इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? टेल मी what will be the ordered pairs in this relation R। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि x, y हमारे रिलेशन में होगा कब? जब x इक्वल टू y प्लस 1 बाय y हो। और y कहाँ से आ रहा है आपका? सेट B से, और x कहाँ से आ रहा है? सेट A से। तो y में एलिमेंट कम है, तो y को पुट करके देखते हैं। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? y की वैल्यू हो सकती है 1, तो x कितना आ जाएगा? जब y 1 है तब x कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाय 1, तो x कितना आ रहा है? 2। क्या ये x हमारा a में है? हाँ सर, ये x में है, तो इसका मतलब इस रिलेशन में एक एलिमेंट तो क्या आ रहा है? 2,1 आ जाएगा। अच्छा, फिर y की वैल्यू देखो, दिस वाज केस 1, फिर केस 2, y की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। तो जब y 2 होगा तो देखो ये कितना आ रहा है? 2 प्लस 1 बाय 2, 2 प्लस 1 बाय 2 मतलब 2.5। क्या x इक्वल टू 2.5 a में है? नहीं है, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमारा रिलेशन नहीं बनेगा। थर्ड केस ले लो, जब y 3 है, तो 3 पर भी 3 प्लस 1 बाय 3, ऐसा कोई एलिमेंट a में नहीं है, तो यहाँ से भी कोई रिलेशन नहीं आने वाला। और लास्ट में जब y 4 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग भी 4 प्लस 1 बाय 4, 4.25 हमारा a में प्रेजेंट नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी कोई एलिमेंट a में नहीं आने वाला। इसका मतलब इस रिलेशन R में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होने वाला है, कौन सा? 2,1। Okay, only this element will be in our relation R, only one ordered pair 2,1 will be there in your relation R। तो जो R रिलेशन आपको डिफाइन करके गिवन है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा बेटा। ऑलराइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट्स सपोज अगर मैंने आपको A दिया है बेटा ऐसा, और यहाँ पर एक रिलेशन हमारा जो बन रहा है वो एक रिलेशन ऐसा आ रहा है कि 1, A, 2, C, 3, एक रिलेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसे लिखूं मैं इसको? या आर इज फ्रॉम आर इज सच दैट ए टू बी। इसका मीनिंग होता है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो आर इज अ रिलेशन, क्या रिलेशन गिवन है हमें? इसमें 3 एलिमेंट्स है, 1, A, 2, 1 इज रिलेटेड। इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 A के साथ रिलेटेड है, 2 C के साथ रिलेटेड है बेटा, और 3 A के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है, फिर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है जिसे हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन।
है ना, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, जो रिलेशंस होते हैं उनको पिक्टोरियल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन उनका करते हैं, और इस पिक्टोरियल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या होता है बेटा, इसे बोला जाता है एरो डायग्राम। ओके, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम का क्या मीनिंग होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो दो सेट्स है जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ए टू बी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट ए को बनाते हैं इस फॉर्म में कुछ, और सेट बी को भी बनाते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा सेट ए हुआ बेटा, ये सेट बी हुआ। अब इसके अंदर क्या करते हैं, तो ए के जितने भी एलिमेंट है उसको हम लिस्ट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये ए के एलिमेंट है, और फिर बी के एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है ना। सो एरो डायग्राम बनाते वक्त आपको क्या करना है, सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, सेट बी जो है उसके एलिमेंट को लिस्ट कर दिया। अब देखो कि हमारे रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर है, 1, A, 2, C और 3, A। तो इसका मीनिंग क्या है, दैट 1 इज रिलेटेड टू ए, है ना। 1, A का मतलब क्या है कि 1 इज रिलेटेड टू है, मैंने बताया था। तो अगर 1 A से रिलेटेड है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पर बीच में क्या बना देते हैं, एक एरो बना देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये एरो हमें बता रहा है कि जो पहला एक का जो 1 एलिमेंट है, दिस इज रिलेटेड टू बी। ऐसे ही फिर सेम मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 2C के साथ रिलेटेड है, तो क्या मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन किया 2 को C से, और फिर यहाँ पर एक एरो बना दिया। तो इसका मतलब क्या आ गया ये, कि 2 इज रिलेटेड विथ C। और सिमिलरली फिर एक थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है कि 3A से रिलेटेड है, तो 3 को A से रिलेट कर दो, और यहाँ पर फिर से एक एरो लगा दो। तो एक तरीके से ये हमारे रिलेशन आर के लिए क्या बना दिया हमने, एरो डायग्राम, ठीक है। तो जब भी आपको अगर किसी भी रिलेशन का एरो डायग्राम बनाना है, तो क्या करोगे आप कि सिंपली यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जैसे 1, A था तो 1 से A को ज्वाइन किया और एरो बना दो, 2 को C से ज्वाइन करा, एरो बना दो, 3 को A से ज्वाइन किया और एरो बना दो। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आपको इससे ही बोल देते हैं बस सिंपली हम लोग एरो डायग्राम, और कुछ भी नहीं है एरो डायग्राम का मतलब, है ना। तो इसको नोट करो सब लोग, और फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं कि क्या मीनिंग है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, और डिफरेंट डिफरेंट एरो डायग्राम्स कैसे बनते हैं। कि अगर मैंने आपको एक सेट ए बोला है, एक सेट ए है 1 2 3 4, है ना, और एक सेट बी है, लेट्स सपोज ए बी सी, और मैंने आपको यहाँ पर एक एरो डायग्राम बना के दिया है, लेट्स सपोज मैंने आपको यहाँ पर एक एरो डायग्राम बना के दिया है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 ए बी सी। तो क्या आप मुझे इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख के बता सकते हैं गाइस, कैन यू राइट डाउन दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अगर मैंने आपको रिलेशन एरो डायग्राम बना के रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट दिस इज अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर एरोज लगा देता हूँ मैं, ये एरो लगे हुए हैं आपके। तो क्या आप मुझे इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं, तो बिल्कुल। तो आप क्या देखोगे कि 1 किसके साथ लिंक्ड है, बी के साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 का रिलेशन बी के साथ हो रहा है, इसका मतलब 1, B एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में होगा। फिर 2 का रिलेशन देखो किसके साथ है, ए के साथ, तो हम बोलेंगे 2, A ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। फिर 3 का फिर से ए के साथ है, तो हम क्या बोलेंगे 3, A होना चाहिए। फिर 4 का किसके साथ है, बी के साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि 4, B भी हमारा क्या होना चाहिए, इस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, इमेज इमेज एंड प्री इमेज, ठीक है ना। यहाँ पर हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, इमेज एंड प्री इमेज बेटा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो पहला एलिमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, पहले सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्री इमेजेस होते हैं, और सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इमेज होती है। किसकी इमेज, जिस भी एलिमेंट का ए के एलिमेंट का जिस भी बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है, वो क्या हो जाती है, सिंपल एक दूसरे की इमेज और प्री इमेज। जैसे यहाँ पर 1 का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, तो आप क्या बोलोगे, देखना ध्यान से, बी इज इमेज ऑफ 1। बी क्या है, ए की इमेज है, ठीक है, क्योंकि 1 का बी के साथ रिलेशन है, तो सेट बी का एलिमेंट इमेज होगा, मैंने बता दिया। तो बी क्या क्या बोलोगे आप, बी इज इमेज ऑफ 1। और अगर अब बी इमेज है 1 की, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज प्री इमेज। 1 को क्या बोलोगे, 1 इज प्री इमेज ऑफ बी।
आई क्या बात समझ, सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें इमेज कहा जाता है और सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट सेट ए का बी से लिंक्ड है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इमेज और प्री इमेज। जैसे बी को आप क्या बोलोगे कि 1 बी के साथ लिंक्ड है तो बी इज इमेज ऑफ 1 एंड 1 क्या हो जाएगा फिर प्री इमेज ऑफ बी। अब जैसे फिर 2 ए के साथ रिलेटेड है तो आप क्या बोलोगे, ए इज इमेज ऑफ 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इज प्री इमेज ऑफ ए। ऐसे ही फिर 3 का देखो, 3 के किसके साथ है, ए के साथ, तो इसका मतलब ए इज इमेज ऑफ 3 ऑल्सो। अब कई बार यहाँ पर बच्चों का जनरली डाउट ये होता है कि सर ए 2 का भी इमेज है, एक 3 का भी एक इमेज है, उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर दिख ही रहा है यार एरो डायग्राम में, सही है, 2 ए से भी रिलेटेड है, 3 भी ए से रिलेटेड है, तो ऐसा हो सकता है ए की 2 इमेज आ रही हो, ए इज इमेज ऑफ 2 ऑल्सो एंड ए इज इमेज ऑफ 3 ऑल्सो। जो हमें दिखेगा हम तो बस वो लिखते जाएंगे, है ना। तो अगर a इज इमेज ऑफ 3 है तो 3 क्या हो जाएगा, 3 विल बी अ प्री इमेज ऑफ a, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, b इज इमेज ऑफ 4, तो 4 क्या हो गया, 4 इज प्री इमेज ऑफ बेटा b। अब देखो C किसी के भी साथ लिंक्ड नहीं है तो C किसी की भी इमेज नहीं होगा, है ना। यहाँ पर दिख रहा है क्या कि C कहीं पर भी मैंने इमेज लिखा है, नहीं, क्योंकि C किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं था तो उसको ऐसा ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये दो टर्म्स डिफाइन होती हैं, प्री इमेज और इमेज, ठीक है। तो एरो डायग्राम बनाना आ गया, आई होप आप सभी को, और इमेज और प्री इमेज भी क्लियर होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इमेज और प्री इमेज क्लियर है सभी को? Yes, sir. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सिंपली क्या हो गया, हमारा इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट हो गया, और ये अपना एरो डायग्राम हो गया। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। क्या मीनिंग है इन तीनों चीजों का, इन तीनों टर्म्स का मैं अभी आपको बताता हूँ। तो लेट्स सपोज एक बेटा सेट है आपके पास 1 2 3 4, बी एक बेटा सेट है आपके पास ए बी एंड सी, ठीक है। और एक रिलेशन में यहाँ पर आर ऐसा लिख रहा हूँ 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 3 कॉमा सी और 4 कॉमा 4 कॉमा बी, ठीक है। ये एक रिलेशन है। तो यहाँ पर हम डोमेन एक टर्म डिफाइन करते हैं। तो डोमेन क्या होता है, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो। डोमेन इज जनरली, डोमेन इज द सेट ऑफ all elements, the set of all element of, या इसको ऐसे लिखें, the set of all the first element of ordered pairs of relation R, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, पढ़ो यहाँ पर, डोमेन इज अ सेट ऑफ all the first element of ordered pair of relation R, मतलब रिलेशन R में जो ordered pairs हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट से बनने वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, आपका सिंपली डोमेन होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर डोमेन अगर लिखना चाहूँ फॉर दिस रिलेशन, तो आप क्या लिखोगे कि पहला एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, पहले एलिमेंट के सेट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। इसका मतलब डोमेन ऑफ दिस रिलेशन R विल बी 1 3 एंड 4। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट्स का सेट होगा, है ना, सारे पहले एलिमेंट्स का, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसको बेटा क्या बोल दिया जाता है, दैट सेट इज जनरली योर डोमेन, ठीक है। उसे हम क्या बोल देते हैं, सिंपली डोमेन बोल देते हैं। एंड सिमिलरली रेंज यहाँ पर डिफाइंड होती है एक रिलेशन के लिए, रेंज। सो रेंज इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल दी second element of ordered pairs of relation R, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन 1 2 3 1 3 4 आया था, रेंज बताओ मुझे क्या आएगी। तो रेंज हमने क्या बोला सर, रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट आएगा, सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट आने वाला है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेंज। तो सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, ए बी सी, फिर से बी, तो रिपीट तो नहीं करेंगे, तो रेंज डायरेक्टली क्या आ गया सर, ए बी सी के इक्वल आ गया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इस रिलेशन के लिए,
डोमेन ऑफ रिलेशन आर, इसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ आर, और इसको बोलोगे आप रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का सेट। रेंज क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के सेकंड, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट। ये सिंपली क्या हो जाता है? हमारा रेंज। सो दिस इज हाउ दीज टू टर्म्स डोमेन एंड रेंज फॉर अ रिलेशन इज डिफाइंड। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन के अगर आपको डोमेन और रेंज लिखने के लिए बोला जाए तो आप क्या करो? ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का एक सेट बना दो, वो डोमेन, और सेकंड एलिमेंट्स का एक सेट बना दो, वो क्या हो जाएगी? आपकी रेंज हो जाएगी। क्या डोमेन और रेंज सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो इफ डोमेन एंड रेंज आर क्लियर टू यू। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अभी हम क्वेश्चन और करेंगे, पर बेसिक पॉइंट सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया डोमेन और रेंज। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि सर को डोमेन तो रह गया, तो ये सबसे सिंपल है, इसकी तो कोई डेफिनेशन भी नहीं है। सिंपली तो किसी भी रिलेशन, है ना, कोई भी रिलेशन आर अगर ए टू बी डिफाइंड होता है, अभी तक हम कैसे डिफाइन कर रहे थे? रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर रहे थे, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो बी सेट होता है ना आपका, यही पूरा क्या हो जाता है? सिंपली कोडोमेन हो जाता है। तो जैसे इस सेट के लिए अगर रिलेशन ए टू बी हमारा डिफाइंड है, तो ये पूरा सेट बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिस होल सेट बी, डायरेक्टली हमें रिलेशन से कोई मतलब ही नहीं है, जैसे ही बोल दिया कि रिलेशन ए से बी डिफाइंड हो रहा है, तो कोडोमेन हमारा फिक्स हो जाएगा। कोडोमेन क्या हो जाएगा? ये पूरा सेट बी। ऑलराइट, सो कोडोमेन इज नथिंग बट योर सेट बी। इसके लिए कोडोमेन निकालने के लिए आपको रिलेशन की कोई भी जरूरत नहीं है ना। कोडोमेन डायरेक्टली यही लिखते हुए आ गया कि अगर एक रिलेशन ए से बी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो बी सेट हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है? इट इज नथिंग बट योर कोडोमेन। तो लेट सपोज अगर मैंने आपको बोला ए है, ए इज अ सेट ऑफ, लेट सपोज 1 2 3, है ना, और बी एक आपका सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और मैंने बोला अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और आर मैंने आपको बोल दिया क्या है? आर इज 1,1 2,4 और 3,9। ये अगर मैंने एक रिलेशन आपको बताया है, सो यू गाइज हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द डोमेन, व्हाट विल बी द रेंज एंड व्हाट विल बी द कोडोमेन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आई थिंक सभी का यही आंसर आना चाहिए, राइट? सभी क्या बोल देंगे? मैंने आपको अभी बताया था कि सर रिलेशन के जो पहले ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का सेट होगा, तो वो क्या आ रहा है? 1 2 3। तो ये क्या हो गया सर? मेरा डोमेन। रेंज क्या आ रही है? सेकंड एलिमेंट्स का सेट, तो वो क्या आ रहा है? 1 4 और 9। और कोडोमेन क्या है सर? कोडोमेन में तो देखने से मतलब ही नहीं, रिलेशन नहीं देखना पड़ता हमें, तो बस ये देखना है कि रिलेशन कहाँ है, ए टू बी है। तो ये जो सेकंड सेट होता है बी, बी मतलब ये पूरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? कोडोमेन हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताना चाहता था कि जैसे पिछला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो वहां पर कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहा था, है ना। यहाँ पर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। रेंज क्या है? एक सबसेट है। तो कई क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि रेंज आपके कोडोमेन के इक्वल आ जाए, कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि रेंज कोडोमेन के इक्वल ना आए। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन एक चीज नहीं होते हैं। यहाँ पर कई बच्चों को ऐसा लगता है कि रेंज और कोडोमेन एक चीज है, नहीं। रेंज क्या है? जो सेकंड एलिमेंट का सेट होगा वो रेंज है। कोडोमेन तो सिर्फ सेट बी है। अब वो किसी किसी क्वेश्चन में इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर थे, कई क्वेश्चन में अलग भी हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है, क्या? कि जो रेंज होगी, रेंज विल बी ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होगी? हमेशा सबसेट का कोडोमेन होगी। इसका मतलब सबसेट मतलब वो सारे एलिमेंट, रेंज के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में तो होंगे ही होंगे। जैसे यहाँ पर ए बी सी, तो ये भी इसका सबसेट है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 1 4 9, तो ये भी क्या है? इसका सबसेट है। तो रेंज हमेशा क्या होने वाली है? कोडोमेन का सबसेट होती है। किसी किसी केस में वो इक्वल होती है, किसी किसी केस में वो इक्वल नहीं होती है, बट इट विल ऑलवेज बी अ सबसेट, है ना। रेंज क्या होने वाली है? ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो यू कैन नोट दिस टर्म, this is one of the important points
ठीक है ना, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन गाइस, ठीक है। तो रेंज, डोमेन और कोडोमेन, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो अब देखो, इस पर मैंने ये वाले क्वेश्चन तो आपको करा दिया कि अगर रिलेशन गिवन है तो वहां से कैसे निकाल सकते हैं। अब और मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में अगर रिलेशन गिवन है तो वहां से तो बता दिया, लेकिन अगर मान लो आपको रिलेशन कभी एरो डायग्राम की फॉर्म में गिवन है तो क्या आप वहां से भी निकाल सकते हो? हाँ, बहुत इजीली निकाल सकते हैं वहां से भी। तो अगर एक रिलेशन है ए टू बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ए टू बी अगर एक रिलेशन है, लेट सपोज 1 2 3 4 5, और इधर मैंने ले लिया ए बी सी डी, और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो अब मुझे यहां से आप बता सकते हो कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? डायरेक्टली बताना है, पहले रिलेशन नहीं लिखोगे, डायरेक्टली बता सकते हो क्या? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पर ए से जितने एरोज निकल रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने एरोज निकल रहे हैं, हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है, 1 से भी एक निकल रहा है, 2 से भी निकल रहा है, 3 इज ऑल्सो रिलेटेड विद ए, 4 भी रिलेटेड है, 5 भी रिलेटेड है। तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? जितने भी एलिमेंट्स का किसी ना किसी एक के साथ रिलेशन है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सारे एलिमेंट्स से एरोज निकल रहे हैं, मतलब हर किसी का रिलेशन होगा। तो डोमेन डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। रेंज क्या होगा? तो देखो कितने एलिमेंट्स पे एरो फिनिश हो रहा है आके, मतलब टर्मिनेट हो रहा है। तो हमें दिख रहा है सिर्फ 2 ही एलिमेंट पे आके टर्मिनेट हो रहा है, ए कॉमा बी। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा रेंज हो जाएगा सिंपली। ना सी पे कोई एरो टर्मिनेट हो रहा है, ना डी पे, तो ये दोनों किसी भी रेंज में हमारी इंक्लूड नहीं होंगे रिलेशन की। कोडोमेन तो डायरेक्टली फिर आपका पूरा बी सेट हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? योर होल सेट बी। तो कोडोमेन तो हमेशा बी होता है, और डोमेन और रेंज आपको हमेशा निकालने होते हैं। ओके, हेलो, अच्छा मैं म्यूट लगा, ओके आई एम सॉरी। सो अ रिलेशन आर बेटा इस तरह से डिफाइंड है, x कॉमा x प्लस 5 सच दैट x belongs to natural number, it is a natural number, and x is less than 4. So you have to tell me what will be the domain and what will be the range of this function. ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। तो रिलेशन आर में क्या क्या आने वाला है? x कॉमा x प्लस 5। तो पहले इस रिलेशन आर को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में तो x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर और लेस देन 4। तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3। तो 1 पुट किया तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1,6। फिर दूसरा आ जाएगा 2,7, और तीसरा सिंपली क्या आ जाएगा? 3,7। क्या सिर्फ ये तीन ही ऑर्डर पेयर होंगे? हाँ, क्योंकि x 4 के इक्वल और 4 से बड़ा नहीं हो सकता, और नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो ओनली दीज 3 एलिमेंट्स कैन इन बी अवर रेंज, ठीक है, इन आवर रिलेशन। आई एम सॉरी, रेंज बोल दिया मैंने। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। पहले एलिमेंट का सेट 1 2 3, ये डोमेन, और दूसरे एलिमेंट का सेट, ओके सॉरी दिस इज 8, हाँ तो 6 7 8, ये क्या हो गया? हमारा रेंज। बहुत ही आसान क्वेश्चन थी ये, सिंपली क्या हो गया हमारे? 1 2 3 6 7 8। या लक्ष्य योर वाज राइट। हाँ गुड शुभांगी, आपका भी सही है। दीबा दीबा, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बेटा, ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 1 से स्टार्ट करना होगा आपको, है ना। चलो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लीजिए, है ना। तो लेट मी जस्ट गिव यू दिस क्वेश्चन। सो फाइंड, अगेन वही डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो आर इस तरह से डिफाइंड है, x कॉमा y such that x is equal to y plus 6 by y, ठीक है, x is equal to y plus 6 by y where x comma y belongs to natural number and x is less than 7, ठीक है। ये है आपका रिलेशन, या इसको ऐसा लिखो, सॉरी इसको ऐसे लिखो, जस्ट अ सेकेंड, इसको आप लिखो y is less than 7, है ना। x comma y belong to natural number and y is less than 7. So all of you please note down this question, और कल हम इसे डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो आज गाइस जो हमारा डिस्कशन हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन का जितना भी डिस्कशन हुआ है, रेंज, कोडोमेन, डोमेन और रिलेशन, तो इसको घर पे अच्छे से जाके पढ़ना। एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, कल मैं पूरी डिस्कस करूंगा। सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अटेम्प्ट फुल एक्सरसाइज, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए।